नमस्कार मित्रों। मैं आज लोगों के साथ एक बार फिर बातचीत करने के लिए आज हाजिर हूँ। रायपुर आया हुआ हूँ और विषय भारत का बंटवारा। गाए बगाए हम इस मामले पर बातचीत करते ही रहते हैं। बहुत बार आम जिंदगी में खास मौक़ों पर बहुत सी बार भारत के बंटवारे पर हम बातचीत करते रहते हैं। एक प्रमुख दृष्टिकोण है कि हमारे नेताओं में कौन भारत के बंटवारे के लिए सबसे ज़्यादा दोषी था, लेकिन इसमें कुछ दूसरे मामले भी हो सकते हैं, दूसरी बातें भी हो सकती हैं। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि भारत का बंटवारा, उसका क्या एक नीतिगत आधार क्या हो सकता है। हम देखते हैं कि 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने पहली बार ये समझा, ऐसे इतिहास में कई साक्ष्य मिलते हैं कि हिंदुस्तान की जो सामाजिक स्थिति है, अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिनों तक अपनी हुकूमत कायम नहीं रखी जा सकती। धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा कि भी ऐसा हो क्या सकता है। जब हिंदू मुसलमान हमसे इकट्ठे होकर, मतलब कम्युनिटियाँ, दो बड़ी कम्युनिटी इस देश की एक सरकार के खिलाफ इस प्रकार लड़ सकती हैं, तो फिर तो ये कभी भी हमारी सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकती हैं। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पास अमेरिका में उसकी सरकार को उखाड़ देने का भी एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण था। वहाँ कुछ लोगों ने ब्रिटिशर्स की जो संगठित सेना थी, जैसा कि कल परसों अभी अफगानिस्तान में हुआ है, अमेरिकनों ने लाठी डंडों से लेकर के उन्हें पीट के वहाँ से भगा दिया। ये 1782 के करीब की बात है, जब वहाँ आज़ादी की लड़ाई हुई। तो उन लोगों के साथ एक ये बात थी कि कहीं भारत में भी हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, और उस सोचने के पीछे ये भी एक मामला था। 1857 में जो बात हुआ, दबाई गई भारतीय क्रांति की, तो एक गवर्नर जनरल था जिसने गवर्नर जनरल वो अमेरिका में भी रहा था और फिर बाद में भारत में भी। उसने ही वो दरअसल में भारत का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन दबाया था। वो क्या था मामला, उसमें नाम आता है उसका इतिहास के अंदर। खैर, ये हम इस बात से आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर ने वहाँ उस वक्त सोचा कि भाई, अगर हम इस सामाजिक संगठन को, भारत के को नहीं तोड़ेंगे, तो फिर हमारी सत्ता कभी भी उखाड़ कर फेंकी जा सकती है। उन लोगों ने भारत के दो बड़े धड़े समाज के, हिंदू और मुसलमान, इनके बीच में एक वैमनस्य पैदा करने की शुरुआत करी, जैसा कि दुनिया भर की राजनीति में होता है, अब भी होता है। धीरे धीरे करके ये बात 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में हिंदू मुसलमानों के जातीय झगड़े एक प्रकार से बहुत ज़्यादा शुरू होते चले गए। उन्होंने पहले हिंदू जागरण के लिए आंदोलन हुए, मुसलमान जागरण के लिए आंदोलन हुए। पहले मतलब कहने का वो नहीं है, मतलब उस तरह के मूवमेंट शुरू हुए समाज में कि भाई हिंदुओं को जागृत करो, संगठित करो, मुसलमानों को जागृत करो, संगठित करो। तो मतलब अंग्रेज सरकार ने ऐसी एक दशा विकसित की। और जब 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक यानी 1920 के बाद की बात आती है, तो स्पष्टतः ये मांग होने लगी कि दो बफर स्टेट बननी चाहिए, एक हिंदुओं के लिए, एक मुसलमानों के लिए। आधिकारिक घोषणा इसकी होती है 1940 में जिन्ना करते हैं, लेकिन उसके पहले ही एक वातावरण समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बन गया था कि दो अलग अलग राज्य बन जाने चाहिए। लेकिन अंग्रेज इस मामले को इस तरीके से नहीं सोच रहे थे। अंग्रेजों का सोचना ये था कि अगर ये दो कम्युनिटी आपस में झगड़ा करती रहेंगी, तो बेहतर बात ये रहेगी कि हम गृह युद्ध के नाम पर मतलब सेनाओं के द्वारा उस विद्रोह को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं और हिंदुस्तानियों को गुलाम बना करके रख सकते हैं। कम से भी कम अंग्रेज सरकार की ये मनोदशा दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के पहले तक बनी रही। इस तरह का जो मेरा निष्कर्ष है, जो मैंने सोचा है, वो ऐसी बात मेरे सामने मैंने समझी है और आप लोगों से मैं कह रहा हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक अंग्रेज सरकार ये सोचती रही कि अगर हम भारतीय समाज में एक तरह का विग्रह पैदा करेंगे, लोगों को आपस में झगड़ा करा देंगे, लड़ा देंगे, तो बहुत बेहतर तरीके से लंबे वक्त तक हिंदुस्तान को गुलाम बना करके रखा जा सकता है। खैर, ये बात भी आगे बढ़ती है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है और उसका परिणाम भले ही मित्र देशों के साथ, जिसमें ब्रिटिश भी एक मुख्य धड़ा था, उनके पक्ष में गया हो, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सामने आई कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राज का जो भी कुछ दुनिया में फैला हुआ था, उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होगी। क्योंकि लड़ाई वो इतनी लंबी 1938 से 1945 तक लंबी चली और उसमें जान माल का बहुत बड़ा नुकसान दुनिया भर का हुआ। ब्रिटिशों का माल का ज़्यादा नुकसान हुआ,
जान के नुकसान तो हिंदुस्तानी बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसा मेरे सामने बात है, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, ब्रिटिश फौज में लोग थे, उसमें एक दो वहाँ मारा भी गया अरब में कहीं, और फिर ये एक जानकारी की बात है बस, और कई लोग थे। खैर, हिंदुस्तान के बंटवारे की बात आती है, और बंटवारा हुआ, गांधी ने कराया, नेहरू उसमें जिम्मेदार थे, अंबेडकर उसमें जिम्मेदार थे, और दूसरे हिंदू मुसलमान जिम्मेदार थे। ये एक अलग तरह की बात है, ये आम बात है जो दुनिया के सामने आती है। मैं इस मामले में इस तरीके से नहीं सोचता। मेरा सोचना ये है कि हिंदुस्तान का बंटवारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो होने का सबसे मुख्य कारण मेरी समझ में आता है वो ये है कि एशिया में शक्ति संतुलन के लिए त्रिशक्ति, मतलब उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये तीनों सरकारें जो हैं ये सोचती थी कि एशिया में किस प्रकार शक्ति संतुलन बन करके रहेगा। क्योंकि अगर हिंदुस्तान आज़ाद होता है और वो अपनी अर्थव्यवस्था या अपनी राजनीतिक व्यवस्था को और अपनी सामाजिक व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ कर लेता है, जैसा कि करीब उससे पहले 200 साल पहले जब अंग्रेज आए थे तो हिंदुस्तान का दुनिया के में व्यापारिक हिस्सेदारी लगभग 27% बताई जाती है। अगर उस वक्त के नज़रिए से देखते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि तब भारत एक विकसित देश था अर्थव्यवस्था के मामले में। अगर हिंदुस्तान उसी परिपाटी पे, उसी लीग पे चलता है तो फिर ये माना जाएगा कि हम एशिया में अपना आधिपत्य एक तरह से नीतिगत भी खो देंगे। एक बात यहाँ ये भी कह देने के लायक है कि जब दुनिया में लोकतांत्रिक स्थिति का विकास हुआ, लोकतांत्रिक सत्ता का विकास हुआ, इसके दो मुख्य प्रतिनिधि दुनिया में बनकर उभरे, पहला ब्रिटेन और दूसरा अमेरिका। इन दोनों लोकतंत्रों की एक खासियत मेरी समझ में आई है, जितना भी मैं समझ सका हूँ, कि ये ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जिनकी पॉलिसी कभी नहीं बदलती, उनकी सरकारों की पॉलिसी कभी नहीं बदलती। सरकारें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, उन्हें सरकारों को चलाने वाले लोग बदल जाते हैं, लेकिन वे अपनी पॉलिसी कभी नहीं बदलते। उनका जो नेशनल मैटर है, जो उनका एक अपने देश को, अपनी रवायत को लेकर के चलने का तरीका है, वो उस पर कायम रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा हम लगभग 200 साल के इतिहास में जब हम देखेंगे लोकतांत्रिक दुनिया में लोकतांत्रिक सरकारों के विकास का जो चैप्टर हम देखते हैं पन्ने पलट कर, उसमें ये बात बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण समझ में आती है। बाकी जो दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं और ये दक्षिण एशिया के जैसे भारत, पाकिस्तान, इनका तो कोई मामला ही नहीं है। ये तो सरकार बदलने के साथ क्या अपनी पॉलिसी बदल देंगे, कौन सा कदम उठाएंगे, या सरकारें किस प्रकार से सोसाइटी को लीड करेंगी, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला नहीं है। सरकारों के साथ नीतियां बदल जाती हैं और देश की व्यवस्था गड्ढमड हो जाती है, जैसा कि यहाँ सारा मामला समझ में आता है। अब हिंदुस्तान का बंटवारा करना उन लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था मेरी नज़र में, मैंने आपसे बताया कि भाई हम लोग अगर इस पूरे, क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति है हिंदुस्तान की उस नज़रिए में कि यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है और हम अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते थे, तो बंटवारा कर दीजिए और एक ऐसी बफर स्टेट खड़ी करिएगा जिसको हम अपने इरादे से चलाते रहें। खासकर अमेरिका की सरकार की जो पॉलिसी रही पाकिस्तान के बनने के बाद, वो हमें ये सारी बात बताती है। और बताती कैसे है, उसमें भी मैं एक छोटी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान के बनने के बाद 1956 तक पाकिस्तान में 3 शासक हो गए जिन्हें लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना, एक और आते हैं, और तीसरे सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा वहाँ राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन उन्हें अपदस्त करते हैं 1956 में अयूब खान। अयूब खान को 1965 की हार में अपदस्त करते हैं जनरल याहिया खान। ना ब्रिटिश सरकार ना अमेरिकन सरकार ये बात देख रही थी कि लगातार एक देश तानाशाही के या फौजी शासन के तहत रह रहा है, और अमेरिकन सरकार लगातार मदद करती जा रही थी पाकिस्तान की कि किसी भी प्रकार पाकिस्तान सर्वाइव करे। उसका एकमात्र नज़रिया जो मेरी समझ में आया वो यही आया है कि किसी भी प्रकार भारत इस प्रकार से एशिया में शक्ति के रूप में स्थापित ना हो जाए कि हमारे हाथ से वहाँ की एक प्रकार की नीति, मतलब जो कूटनीतिक सत्ता है वो निकल जाए। तो उसका कारण ये भी था कि चीन की कोई स्थिति 1960-70 के 1980 तक भी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिसके मामले में हम कुछ कह सकें कि भाई चीन किसी को परेशान कर सकता था। वो कोई न भारत परेशान करा, तो ये भारत की एक दूसरी तरह का मामला है, उसमें तर्क दिए जा सकते हैं। भारत को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी जितना चीन ने उसे 1962 में कर दिया। खैर, हम इस विषय के लिए नहीं बैठे हैं, इस मामले बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बात आगे बढ़ती है और
मतलब ये है कि जो अपने आप को लोकतंत्र का झंडा बरदार बताने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था, पाकिस्तान जैसी एक बफर स्टेट को इसलिए जिंदा रखने की कोशिश करता है कि कहीं हमारे हाथ से हिंदुस्तान की या एशिया की जो एक खासकर दक्षिण एशिया के मामले की कोई कूटनीतिक सत्ता हमारे हाथ से ना निकल जाए। अब ये स्थिति बदलती है। अब भारतीय समाज की भी एक दशा विकसित होती है बंटवारे के साथ, जो इस चर्चा के साथ करनी उचित रहेगी। वो ये है कि आज़ादी के बाद, खासकर दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ और उसके बाद का जो हालात उभरते हैं और एक दशा विकसित हो जाती है भारतीय समाज में हिंदू मुसलमान के वैमनस्य की आपस में, जो कि आज तक बदस्तूर जारी है। मुसलमान इसलिए गलत साबित हुए कि उन्होंने एक अलग स्टेट की मांग करी और फिर उसे बनाया और उसको हिंदुस्तान के टुकड़े किए। लेकिन जो भारतीय समाज था उसमें स्थिति एक ऐसी उभरी, एक धड़ा तो इस तरह का बन गया कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों को कुचल दो, और दूसरा धड़ा इस प्रकार का बन गया कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों का इस प्रकार तुष्टिकरण करो कि वे महत्वपूर्ण बने रहे। ये दोनों बात बड़ी ही अजब तरह की विकसित होती चली गई, जो धीरे धीरे करके हमारी एक संस्कृति बन गई। और इस संस्कृति के आधार पर जो भारत सरकार, भारत का समाज और तमाम प्रकार की जो बातें आगे बढ़ती हुई आज तक आई हैं, उसमें ये बात सामने आती है कि भाई आप कभी भी एक समाज नहीं बन सके। हम निरंतर सामाजिक संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह की स्थितियां हैं कि कब गृह युद्ध हो जाएगा या कब कोई बड़ी बात हो जाएगी तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोई मजबूत सरकार इसे दबा के रख सकती है, लेकिन मंशा तो रहती है। अभी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से इस्लाम की स्थिति है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के पक्ष में जा रही है बात, भारतीय मुसलमानों की खासकर, तो वो कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती है। लेकिन स्थिति ये है कि है, और हम उस संघर्ष की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये तमाम प्रकार की बातें हैं और एक मामला जो और विकसित होता है, क्यों ब्रिटिश सरकार ने या अमेरिकन सरकार ने कूटनीतिक रूप से भारत को बंटवारे की, या अगर भारत बढ़ता नहीं तो उसको किस प्रकार उसके समाज को उलझा करके अपनी सत्ता कायम रखा जा सकता था। ब्रिटिश सरकार पहला ये सोचती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सरकारें ये सोचती नहीं कि किस प्रकार हम इन्हें उलझा कर रख सकते हैं अगर ये दो स्टेट बन गए हैं तो ये सारे मामले ऐसे हैं जिन्होंने न केवल भारत का नुकसान करा है, बल्कि दुनिया भर की मानवता का नुकसान हुआ है। क्योंकि एक अलग तरह का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में करीब करीब हमारी आबादी हो जाती है 200 करोड़। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब देशों की लगा करके करीब हम 200 करोड़ की तादाद में पहुंच जाते हैं लगभग। तो 200 करोड़ लोग दुनिया के गलत पॉलिसियों के कारण, जिनके हाथ में ठीक प्रकार से व्यवस्थाओं को चलाने के तरीके जो बता सकते थे, जब थे ताकतवर इदारे थे दुनिया के, तो उन लोगों ने हमें ऐसा भटकाया, इस तरीके से हमें वो लेकर के चले कि आज हम एक बहुत बड़ी विनाशकारी स्थिति के मुहाने पर आकर के खड़े हो गए। और ये भी नहीं है कि हम कोई ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश करी जाती हो किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी समाज के द्वारा, कि भाई ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए दुनिया में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार हम उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम का मतलब पूरी दुनिया, और जो भी ताकतवर मुल्क रहे तो उन्होंने ऐसी कोशिश की। मेरा सोचना ये है, मैंने आपके सामने अपनी बात रखी है। अब और भी इसमें बातें सामने आएंगी, आप लोग मुझसे सवाल करिएगा तो मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की, या फिर कुछ ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब आपके पास हो सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। हाँ, इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों किया गया था? नहीं, हिंदुस्तान का बंटवारा के लिए ही मैंने बताया, मैंने अपना दृष्टिकोण बताया। कई लोग कहते हैं कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, कई लोग कहते हैं कि पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, कई लोग कहते हैं जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था। आज़ादी के जब हम दहलीज पर जाकर खड़े हो गए, एक सरकार हमारी व्यवस्थाओं को छोड़ रही थी, तो कोई ना कोई तो देश का प्रधानमंत्री बनना ही था, कोई भी हो सकता था। लेकिन मेरा मानना यह है कि उसका एक कूटनीतिक पक्ष है। एशिया में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ताकतवर देशों ने, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, दुनिया के 1947 में 3 सबसे ताकतवर मुल्क थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम भारत पर अपनी कूटनीतिक सत्ता बनाए रखना है तो हमें कम से भी कम भारत के मुकाबले एक बफर स्टेट खड़ी करनी होगी, जिसे उन्होंने पाकिस्तान के रूप में बनाया, हिंदुस्तान का बंटवारा करके। मेरा ये मानना है
दूसरे लोगों के दूसरे मानने हैं, लेकिन मैं इसका कोई ऐसा तर्क नहीं ढूंढ पाया कि इससे इस मामले को अपने दिमाग से निकाल सकता है। ओके सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल है कि क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? देखिए, विभाजन की जहाँ तक बात है, जैसी दशा विकसित हुई 1857 की क्रांति के बाद भारत में, और जो भारत की सामाजिक स्थिति थी, हिंदू मुसलमानों के कोई खास विवाद नहीं थे। हालांकि बहुत लंबे वक्त तक हिंदुस्तान में मुसलमानों का शासन रहा सन 1200 के बाद, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने जो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए भारतीय समाज में एक तो हिंदू मुसलमानों के बीच में एक विद्रोह की स्थिति पैदा की। उसके बाद अगर 1947 में भारत का बंटवारा नहीं होता तो फिर भी हम नहीं चल पाते, नहीं हम सर्वाइव कर पाते, और 10-20 साल बाद हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाता। जितना 1947 में हुआ उसके भयंकर होता। अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य कायम था तो बंटवारा लाजमी था, या व्यवस्थाओं को यह ठीक वक्त पर रोकना था। प्रिया ठाकुर, कोई एक बोलिए। हाँ जी बोलिए। प्रिया ठाकुर जी पूछिए अपना। सर ये हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ सर, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र को स्पष्ट कीजिए। मित्र राष्ट्र वे थे जिसमें ब्रिटेन के साथ अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ये सब लोग ये मित्र राष्ट्र थे। और धुरी राष्ट्र कहलाए जो इनके विरुद्ध थे, जिसमें जर्मनी इनका नेतृत्व कर रहा था, जापान और जर्मनी, जापान और एक इटली धुरी राष्ट्र, वो धुरी राष्ट्र कहलाए। दोनों विश्व युद्ध में करीब करीब यही स्थिति रही। सरिता ठाकुर जी पूछिए अपना प्रश्न। सरिता ठाकुर जी। हाँ हाँ बोलिए। आजादी के बाद भारत के सामने क्या क्या संकट आए सर? वो तो अभी भी संकट बना ही है, इसको बताइए थोड़ा। भारत के सामने आजादी के बाद जो संकट है, हमने अपने समाज के नेतृत्व के सिद्धांत तो बदले ही नहीं, या व्यवस्थाओं का प्रारूप अगर हम इस प्रकार बनाते कि इस तरह के संकट ना उभरते। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के बीच में एक विद्रोह पैदा किया, और हमने आज़ादी के बाद जो पॉलिसी बनाई वो जो की तो रही, वो इस तरह की रही कि हम एक धड़ा हिंदुओं का इस बात से नाराज था कि मुस्लिमों ने देश का बंटवारा करा दिया और वो एक स्टेट लेकर के अलग हो गए। अब दूसरा, वो नाराज थे लोग, स्वाभाविक है, हमारी नाराजगी आज भी है अंदर, और इस नाराजगी को हम अपने अंदर से निकाल भी नहीं पाते। लेकिन दूसरा धड़ा ऐसा भी भारत में उभरा, जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बनी उसके मुताबिक, कि उन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण अपनी सरकार से बनाए रखने के लिए या निजी हितों के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण किया, और समाज में एक विद्रोह की स्थिति पैदा होती चली गई, आज भी है। जब तक हम इस मामले को नहीं ठीक करेंगे या व्यवस्थाओं का ढांचा ऐसा नहीं बनाएंगे कि ऐसी दशाएं समाज में विकसित ना हो, तब तक तो खतरा बना ही रहेगा। इसको सुधारने के लिए क्या क्या मतलब इसको सुधारने के लिए हम और आप लोग बातचीत कर रहे हैं, आपस में जागरूकता आएगी, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, उसी जगह हम आकर के टिकते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता हो सकता है। सरकार और समाज के अधिकारों का ठीक प्रकार से विकेंद्रीकरण हो, जवाबदेह व्यवस्था बने, ये तरीके हो सकते हैं। लेकिन वे ये बाद के बात है, पहला हम और आप आजमा रहे हैं इस टाइम। सिपिन सोनी जी अपना प्रश्न पूछिए। सिपिन हेलो जी। सर, भारत और पाकिस्तान में मतभेद का क्या कारण है? मुख्य कारण बताइए इसके बारे में। आप दोबारा कहिए, क्या कहना चाहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मतभेद होते रहता है, अक्सर मतलब देखने में आता है, तो उसका मुख्य कारण क्या वजह है कि अक्सर मतलब मतभेद होते रहता है, झगड़ा होते रहता है, उसके बारे में बताइए सर। नहीं, वो तो जिस प्रकार से दो भाइयों का आपस में झगड़ा होता है, मन नहीं मिलता है, कुछ जीने खाने के तौर तरीके हैं। एक मामला आता है कश्मीर का, बुनियादी तौर पर कश्मीर का जो झगड़ा शुरू होता है 1947 में, वो इस मुद्दे पर होता है, जिसका मतलब एक स्पष्ट बात है कि वहाँ कश्मीर के जो प्राकृतिक संसाधन है, खासकर पानी, उस पर कब्जे को लेकर के पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, 1947-48 में ही कर दिया।
कश्मीर को पाकिस्तान अपनी तरफ इसलिए ज़्यादा करना चाहता था कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का वो ठीक अपने हित में इस्तेमाल कर सके और चीन के साथ उसका ठीक रास्ता खुल सके। उसके 2-3 मकसद थे। लेकिन 1980 आते आते ये मामला धार्मिक संघर्ष में बदल गया, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ गया था कि इस मुद्दे को लेकर के हम ज़्यादा दिन तक इस लड़ाई को जिंदा नहीं रख सकते हैं। तो फिर वो इस्लाम के आधार पर लड़ाई, इस्लामिक वर्चस्ववाद की और इस्लामिक सिद्धांतों के विकास की हो गई। क्योंकि पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान में जब अयूब खान 1956 में पाकिस्तान के तानाशाह बने, उन्होंने पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। उसके बाद जो पाकिस्तान के शासन की और पाकिस्तान के समाज की गतिविधियां हैं वो बहुत खतरनाक बनती चली गई, कट्टर इस्लामिक वे बनती चली गई 1956 के बाद। और पाकिस्तान के बारे में मैं एक बात आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि सन 2000 के पहले कभी भी ऐसी बात नहीं हुई जब पाकिस्तान की किसी लोकतांत्रिक सरकार ने अपने 9 वर्ष तक, मतलब निरंतर 9 वर्ष तक का कार्यकाल पूरा किया। लोकतांत्रिक चुनाव हुए, सरकारें बनी, अपदस्त कर दी गई, सेनाओं का शासन आ गया। कई जर्नल हैं जिसका नाम आते हैं। हेलो, हाँ जी बताइए। ओके सर, नाम आपने सर ये अभी भी बताया था कि लोकतांत्रिक में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने सिद्धांत का कानून नहीं बदला, नहीं, इसकी वजह से वो सब। हाँ, आप दोबारा जरा कहिए। आपने ये बताया था कि लोकतांत्रिक देशों में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने कानून को नहीं बदला, इसलिए सफल रहे, अपने नीति पर ही चलते रहे। नहीं, देखिए उनकी एक पॉलिसी होती है। सर हाँ, भारतीय कानून भी जो है अंग्रेजी व्यवस्था के तहत ही बनी है और हम असफल कहते हैं। ऐसा है कि भारत में जो कानून बने हैं वो पूरे ब्रिटिश के मुताबिक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो मामला है उसके कुछ प्रोविजन हमारे संविधान में जो के तो उतार लिए गए, लेकिन अब तक आप सब हिंदू संविधान के अंदर 125 बदलाव भी कर चुके हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, जो मैंने कही है बात, वो इस आधार पर कही है कि ब्रिटेन में 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी की सरकार में वहाँ दो ही पार्टियों का शासन होता है, लेबर और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब परंपरावादी, जो अनुदार हैं, ठोस हैं, मतलब अपनी बात पर टिके रहने वाले, कट्टर उन्हें कहिएगा। और जो लेबर पार्टी हैं वो थोड़े लिबरल थे। लेकिन ये देखिएगा कि सरकार जब हिंदुस्तान में बदलते हैं वे लोग, तो उन्होंने लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कोई मतलब भारत के सामाजिक ढांचे के साथ ऐसा समझौता कराने की कोशिश नहीं की यहाँ के लोगों के साथ कि भाई आप ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया सो हो गया है, बांटते नहीं है, एक जगह रहिए। नहीं, वो उसमें नहीं। पूरा माहौल जो बनाया गया 1938 से 45 तक या उसके पहले भी, उन्होंने समझा कि नहीं, हिंदुस्तान का बंटवारा करना है। और लेबर पार्टी की सरकार जो ज्यादा लिबरल कही जाती है, अब भी कही जाती है, उन्होंने उस मामले को बिल्कुल भी सुधारने की कोशिश नहीं की, उसी आधार पर बंटवारा कर दिया उन्होंने। तो वो अपनी पॉलिसी नहीं बदलते हैं। सरकार किसी पार्टी की बने, विचारधाराओं का अंतर भले ही हो, लेकिन जो देश की पॉलिसी होती है उसमें वो चेंज नहीं लाते हैं कुछ। जी, एक प्रश्न और। हाँ जी, करिए। अपने कानून का जो व्यवस्था हुआ है सर, परिवर्तन जो हुआ है, जो परिवर्तन हुआ वो शाश्वत है सर। वो तो परिवर्तन सांसारिक नियम है, समय के अनुसार परिवर्तन होते रहता है, व्यवस्था जो है परिवर्तित होते रहता है। हाँ, सवाल क्या है इसमें? ये तो आपकी राय है, ये तो एक तरह का मसला है। आपने तो कहा सर अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध में, वो हम कह रहे हैं अपना कानून जो है जब उनके हिसाब से ढला हुआ था, तो अब हम उसको सुधार करके नया परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसमें कमी कहाँ रह जाती है? इसमें अलग से कुछ करना है कि नहीं करना है, ये तो बताएं। नहीं, हम कितने उपयुक्त पॉलिसी अपने लिए बना रहे हैं। उनकी जो ठीक पॉलिसी होती है उस पर वे कानून रहता है उसे रखते हैं, जो नहीं रहता उसे अलग कर देते हैं, अपने सिस्टम से अलग कर देते हैं। लेकिन हम लोग उतने उपयुक्त कानून बना पा रहे हैं कि नहीं? जैसा कि हम लोग कॉमन सिविल कोड का मामला लटकाए हुए हैं और नहीं बनाते हैं, बनाना चाहिए। जैसा कि हम लोग 1984 की एक रिपोर्ट के आधार पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है राम मंदिर के बनने का। 1984 में आई हुई रिपोर्ट थी,
और हम 36 साल तक झगड़ा करते रहते हैं उस बात के ऊपर। उसी ASI की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है 2020 में आकर। हम 36 साल तक ये मामला नहीं तय करते कि मंदिर बन जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य वहां मिले हैं और ये रिपोर्ट आती है 1920 में। उसी बात के ऊपर हम फैसला कर देते हैं। अगर हम इतने लेट लतीफ और इस तरह की व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे तो फिर क्या नतीजा आएगा? दिव्या श्रीवास्तव जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या भारत बंटवारे के लिए सिर्फ मुस्लिम ही जिम्मेदार है या फिर कोई और? नहीं, मैंने तो बताया है साहब, मुस्लिम भी जिम्मेदार हैं, हिंदुओं की भी बात आती है। संघर्ष दोनों को कम्युनिटी के बीच में था। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें एशिया महाद्वीप में, खासकर दक्षिण एशिया में, अगर मेरे ख्याल में, मैं ये भी सोचता हूँ कि चीन ज्यादा ताकतवर होने की उम्मीद बनती, अमेरिका या मित्र राष्ट्रों के जो ताकत थी इकट्ठा उस वक्त, तो शायद भारत का बंटवारा नहीं होता। लेकिन क्योंकि उन्हें उस वक्त की सरकारें वे सोच रही थी कि भाई अगर ये लोग ज्यादा मजबूत होंगे तो मेरे ख्याल, उनके ख्याल में हमारे लिए समस्या पैदा करेंगे भविष्य में। जो समस्याएं आज चीन के लिए अमेरिका पैदा कर रहा है, उस वक्त मानना ये था उन लोगों का कि ये समस्या भारत हमारे लिए पैदा करेगा, तो बाढ़ तो कमजोर हो जाएगा। एक दुश्मन खड़ा कर दो सामने। ओके सर, थैंक यू। अयान श्रीवास्तव जी, अपना प्रश्न पूछिए। अयांश जी सर, मेरे एक प्रश्न था। हाँ कहिए। जी, जो भारत का विभाजन हुआ उसके लिए 1945 में जो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति थी, और वो किस हद तक जिम्मेदार है? क्योंकि 1945 में पूरा मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो लगभग अमेरिका पर ही डिपेंड हो गया था। तो ये क्या उसकी मजबूरी थी भारत का विभाजन करने? देखिए ये कारण है, लेकिन जो देखा जाता है ये बात है, मैं भी मानता हूँ, इतिहास में भी मिलती है, बहुत मतलब बहुत मोटी बात है कि ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सिस्टम की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं बची थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ये कारण माना जाता है। लेकिन एक दूसरा कारण इसका ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तान को क्या देते थे, जो यहाँ पैदा होता था यहीं के सिस्टम में लगाते थे, यहीं से उसका सिस्टम चलाते थे। कोई ऐसा मामला तो था नहीं अंग्रेजों का, कोई ऐसी बात तो साथ से आता नहीं है इतिहास में कहीं भी कि ब्रिटिश सरकार अपना बजट काट करके हिंदुस्तान की सुविधाओं के लिए कुछ देती थी। ये भी तो पक्ष नहीं आता, कहीं मिलता तो है नहीं। अगर आपकी जानकारी में है तो बताइए। यही करते थे, यही से लाउड करके उसको कंज्यूम करवाते थे। बिल्कुल नहीं, यही का मामला यहाँ लगाते थे और यहाँ से लेकर के भी जाते थे। जी बिल्कुल। जी बताइए और कोई। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ जी बताइए। मौलिक अधिकार को समझा दीजिए सर। ये आज मौलिक अधिकार का तो मामला है नहीं। मौलिक अधिकार का मामला तो रोज ही उठता है, हम चर्चा करते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार का मतलब है आदमी का कुदरती हक क्या है, मतलब जब वो पैदा होता है, क्योंकि आदमी एक कुदरती जीव है, उसे दुनिया में तो किसी आदमी की भौतिक विकास के तौर तरीके से तो बनाया नहीं जाता है। कुदरती जीवन है, उसका कुदरती हक है कि वो असीम स्वतंत्र रहे, उसकी आज़ादी में तब तक कोई दखल ना पड़े जब तक वो किसी की आज़ादी में दखल नहीं देता। ये छोटी बात। ओके सर। बताइए। और किसी का प्रश्न? तैयार करिए जब तक दूसरे खेमे से देखते हैं। ये रामानुज। गुड इवनिंग सर। हाँ इवनिंग, बताइए जी। कह रहा हूँ सर कि हमारे देश में बंटवारे का मुख्य योगदान किसका था? अंग्रेजों का था, राजनेताओं का था, या अदर देशों का था? देखिए सबसे पहले सरकार का था, उसका जो हिंदुस्तान को उस वक्त चला रही थी, और उसके साथ रहने वाले लोगों का था, क्योंकि सरकार ही जिम्मेदार थी हिंदुस्तान में उपयुक्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लोगों का बाद में आता है, जनता का बाद में आता है, नेताओं का बाद में आता है, और खासकर हिंदुस्तान, जिन लोगों के पास कोई ताकत ही नहीं थी उनका दोष हम किस प्रकार दें? ताकत थी अंग्रेज सरकार के पास, उन्हें ठीक करना चाहिए था, वे जिम्मेदार थे। शीला गुप्ता जी, अपना प्रश्न बताइए। शीला गुप्ता जी। क्या ये दोनों को भी चालू करो? दोनों करें।
ये कुछ कह रहे हैं सर। हमारी आवाज मिल रही है सर? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, कहिए। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, आपके विचार से हम जो है काफी प्रभावित हुए जो है। जी धन्यवाद। प्रश्न हमारा ये है कि विभाजन तो हो गया भारत का। हाँ जी। आजादी हमको मिल चुकी है। ठीक है। आजाद देश में हम निवास कर रहे हैं। हम बंटवारे की हिस्ट्री में जा करके या बंटवारे की इतिहास को पढ़ करके एक ज्ञान का बोध तो हमको हो जाएगा, लेकिन हमको अपने देश के हित में अगर बात करनी है तो अपने कर्तव्यों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे एक दो प्रश्न ये आए कि हमें कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कई लोगों के द्वारा प्रश्न किया गया। मेरा ये समझ है कि हम अपने आजाद भारत में अपने कर्तव्य बोध पर ज्यादा प्रकाश डालें या हम कर्तव्य बोध की ओर ज्यादा फोकस करके अपने कार्यों को संपादित करें तो देश भी खुशहाल रहेगा और हम सब खुशहाल रहेंगे। मेरा ये मानना है। जी आपकी क्या इसमें समझ है? देखिए, अपना काम करना कभी भी गलत तो हो नहीं सकता, मैं आपकी इस राय के विरुद्ध तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन देखिएगा मामला यहाँ आके अटकता है कि हमने अपने जो संविधान का मूल ढांचा बनाया 1950 में, उसके बाद में अनुच्छेद 51 क्या जोड़ा और उसमें व्यक्ति के मूल कर्तव्य क्या हो, ये एक पूरा चैप्टर जोड़ दिया जी। इस इंस्ट्रक्शन के बाद भी हम अपने काम जो हमारे कर्तव्य की बात आपने की है उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं। देश में अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि, और इसका आधार ये बनता है कि हमारा चरित्र जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी व्यवस्था होगी। मैं इसके डिफर सोचता हूँ। मेरा सोचना ये है कि आप व्यवस्थाओं को ठीक करिएगा, पाबंद करिएगा, जवाबदेह व्यवस्था बनाइए, तब जो खराब काम करने वाले लोग हैं या जो ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं वे भी चलने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि तय करके मान बैठे हैं, एक किसी अपने हित के लिए किसी आदमी का मर्डर कर देंगे, लाख रुपए देकर बच जाएंगे। ये धारणा बनी तब है जब हमारे कानून हमें माकूल दंड नहीं देते या अपराधियों को माकूल दंड नहीं देते, तब ऐसी बात विकसित होती है। अगर मान लिया हम अपने मूल कर्तव्य निभाने की बात करते रहेंगे और व्यवस्थाओं का ढांचा इस प्रकार विकसित नहीं करेंगे, तब तक क्या ठीक परिणाम आने वाला है? मेरे ख्याल में अगले 100 साल तक हम ऐसी बात ढोते रहेंगे। और नहीं, हमारा ये कहना है कि सरकारी मिशनरी अपना तो काम करती ही है जी, हम उसके एक इकाई के रूप में अपना कार्यबोध क्यों नहीं करते? नहीं, कौन रोकता है? मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ जी, बिल्कुल। लेकिन हमको एक प्लेटफॉर्म, हाँ ठीक, सरकार ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप यहाँ काम करिए। हाँ, हम वहाँ पर जाके सही समय पर काम संपादन नहीं करते हैं, तो इसमें सरकार का दोष है कि हमारा दोष है? ये देखिए, आप इसमें व्यक्ति का दोष बाद में, मैं इसे व्यवस्था का दोष पहले कहता हूँ, क्योंकि सरकारी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोग अपना काम नहीं करते हैं। कुछ दिन मैंने भी सरकारी सिस्टम में काम किया, एक सरकारी नौकरी की थी, तो हमें माकूल दंड नहीं मिलता अगर हम अपना काम नहीं करते हैं। और काम कराने के लिए जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है आदमी, उसके लिए दंड ही रास्ता है, दूसरा नहीं है। अगर मैं या आप बात सुनिएगा, लोकतांत्रिक देश के लिए क्यों अमेरिका या ब्रिटेन के सिस्टम में ऐसी बात नहीं है? वहां हम सिस्टम नहीं तोड़, मतलब वहां की जनता सिस्टम नहीं तोड़ पाती है उस तरीके से जैसा हम तोड़ देते हैं। यहाँ तो हम सामने भी गोली अगर मारेंगे तो हमको न्यायालय के माध्यम से ही सजा होगी। तो फिर कानून की कमजोरी है या ईमानदारी की कमजोरी है? ये क्या मामला हो सकता है? ये हमारा संवैधानिक इस तरह से व्यवस्था बनी है, हम उसको चैलेंज कैसे करें? नहीं, संवैधानिक अगर कोई व्यवस्था खराब बनती है, हम उसको चैलेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? आप अपने घर की किस आधार पे करें? इसी आधार पे करें, आधार की ही तो आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल में यहाँ बहस का नहीं है मामला, सवाल करिएगा, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं और दूसरे भी ठीक है, जो है हम अपना विचार व्यक्त किए सर, जो है बिल्कुल इस पे भी आप मनन करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा जवाब इसमें मतलब अगले प्रश्न पर आइए। आप चुप होंगे तब, चुप हो गए। पिन पॉइंट बात यह है कि सिस्टम को जब तक आप जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तब तक मामला सरकारी कर्मचारियों का या किसी भी पूरी मशीनरी का मामला ठीक नहीं है। जी जी, धन्यवाद सर। जी बताइए, और कोई?
हाँ 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 राजपाल जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार नरेंद्र जी। जी नमस्कार 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 जी, बोलिए नमस्कार। मेरा कहना मेरा सवाल यह है हाँ जी कि सन 47 में तो बंटवारा हुआ, हाँ लेकिन उससे पूर्व 3 मुख्य व्यक्ति आते हैं कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की समाज को बांटने हाँ और उनकी सोच हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बंटवारा करके पूर्ण हो जाती है। हाँ हमारे बहस में उनका नाम जरूर आना चाहिए। वो 3 व्यक्ति में से अंग्रेजों के अति प्रिय व्यक्ति थे, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ दूसरे जिन्ना और तीसरे नेहरू। ये तीनों बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, समाज को बांटने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी रुकिए और इसको जरूर क्लियर करना चाहिए। जी, देखिए ऐसा है कि ऐसा है क्लियर करिए, मेरा कहने का मतलब है क्लियर थोड़ा। हाँ हाँ देखिए ऐसा हाँ आप सुनिए, ऐसा है, मैं व्यक्ति की आलोचना करने से ज्यादा बेहतर व्यवस्था की बात करना चाहता हूँ, व्यवस्था की आलोचना करना चाहता हूँ। ये 3 लोग खराब थे तो ब्रिटिश सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि इन 3 खराब लोगों को रोकती हो। ये 3 लोग अगर खराब थे हिंदुस्तान में तो ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी कि इनका इलाज करती। सरकार ने अपना काम नहीं किया, समाज बट गया, समाज बटा तो देश बट गया। ब्रिटिश सरकार को दोषी कौन है? हेलो, जिम्मेदार मैं हूं और दोषी आपको बताया जाए। मिश्रा जी, अगर किसी मामले का जिम्मेदार मैं हूं और दोषी पड़ोसी को बताया जाएगा तो गलत बात होगी। बहस का नहीं, सवाल करिएगा, क्योंकि सवाल का मौका है। बहस तो हम कभी भी रायपुर या गोरखपुर में बैठ कर सकते हैं। मैंने सवाल कर दिया, 3 व्यक्तियों को क्यों नहीं सामने लाया जाता है भारत बंटवारे? ऐसा है, आप सामने ही तो ला रहे हैं इनका जिक्र करके। राजपाल मिश्रा जी माइक बंद कीजिए अपना, बहुत आवाज आ रही है। जी बंद हो गया, बंद कर दिया गया इनका माइक। जो गलत करता है सरकार की जिम्मेदारी होती है उसे रोके, उसे दंड दे, इसीलिए सरकार बनाई गई है। चलिए और प्रश्न करिए कोई। जी मालिनी जी बताइए। हाँ बताइए मालिनी जी। वो तो खाने आप सवाल करेंगे कुछ? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है जी। जंग और आजादी में मुसलमानों का योगदान क्या था? जंग और आजादी नहीं, जंग आजादी, वैसा ही योगदान था अनेक मुस्लिमों का जैसा दीगर हिंदुओं का था। अशफाकुल्ला खां भी आजादी के लिए लड़े और सरदार भगत सिंह भी लड़े, चंद्रशेखर आजाद भी लड़े, गांधी जी भी लड़े। बताइए। भारत में आजादी के पहले कितनी रियासतें थी? क्या? भारत में आजादी के पहले नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं है सर। भारत में आजादी के पहले कितनी रियासत? ठीक है, ये बंद हो गया। चलिए आज चंद्रभूषण जी को नहीं पूछ रहा है कुछ, आप कुछ कहिए चंद्रभूषण जी, क्योंकि वो बंद हो गया। 1 मिनट के लिए दूसरा बंद हो गया। तो शांति हो तो मैं भी पूछूं। हाँ अब आप बताइए। जी मेरे इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। हाँ कहिए। पहला ये कि जो अंग्रेज भारत को बांटना चाहते थे, आपने बोला बफर, किसी ने बोला हिंदू मुसलमान, मैं कहता हूं व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्होंने संप्रभुता स्थापित करने के लिए बांटा। लेकिन ये जो उन्होंने बांटने के लिए जो नीति बनाई, क्या ये भारत में किसी ग्रुप को पता थी जो स्वतंत्रता की जंग लड़ रहे थे या भारत के को महत्व देते थे, या जो भी भारत के चहेते कहिए या नहीं, जो चिंतक कहिए, जो यहाँ काम कर रहे थे लोग उस टाइम? हाँ, तो क्या उन्हें
ये अंग्रेजों की जो नीति थी, क्या इसकी जानकारी थी? और अगर थी तो उन्होंने इसके बारे में प्रयास क्या किया और क्या क्यों विफल हो गए? एक प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जब भारत का बंटवारा अंग्रेजों की नीति थी, तो जो बाकी का जो बचा हुआ भारत था, उसकी जो रियासतें एकजुट होकर जिनको पटेल जी ने एक किया, क्या वो भी अंग्रेजों की नीति थी या वो अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध हुआ? ये मेरे दो प्रश्न हैं। देखिए, भारत में तमाम रियासतें मिली, कुछ ऐसी भी रियासतें हैं जो एक अंग्रेजों ने लाइन खींची कि इसके इस तरफ भारत नहीं जाएगा या इसके इस तरफ पाकिस्तान नहीं आएगा। वहां भी अनेक रियासतें थी। अंग्रेजों ने रियासतें आजाद की, उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइज्ड फौज थी या जो ताकत का मामला था, रुपया पैसा जो भी कुछ था, वो सरकारों को दिया और आजाद रियासतें करी। अजब तरह का ड्रामा है भाई। आप रियासत को आजाद कर रहे हो और जिम्मेदार दूसरे आदमी को बना रहे हो कि अगर ये भागता है तो इसमें डंडा मारना। एक बात। दूसरी बात ये है कि कूटनीतिक मामले ट्रेस आउट हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं खुलेंगे दूसरी बात हो सकती है, क्योंकि देखिए मामला तो कुल मिलाकर के यही था कि आप आर्थिक रूप से किस प्रकार दुनिया पे अपना प्रभुत्व बनाकर रख सकते हैं, या आप राजनीतिक रूप से अगर किसी को गुलाम नहीं बना रहे हैं तो और दूसरे क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं कि दूसरे लोग आपके बराबर में ना खड़े हो जाए। ये बात चली आ रही है और मैंने अपनी बात ये कही है, मैंने अपना इतिहास का आकलन किया है। उस वक्त के लोगों को कितना पता था कितना नहीं पता था, ये तो वही लोग बता सकते हैं, या फिर इससे कोई अलग प्रकार का अध्ययन आपका होगा तो आप बता सकते हैं। आप चलिए, इस बारे में तो बिल्कुल सही बोला आपने कि उस समय के लोग बता सकते हैं, लेकिन जो ये बंटवारा हुआ वो तो इतना तय है कि अंग्रेजों के द्वारा ये विधिवत किया गया। ठीक है, पर वो जो पटेल जी ने जो कार्यक्रम किया बाद में रियासतों को, नवाबों को एकजुट करने का, हाँ, ये तो उसके बाद ही हुआ है ना। हाँ बिल्कुल। तो वो भी क्या अंग्रेजों की नीति का हिस्सा था या उनकी नीति के विरोध में हुआ? देखिए, ये तो भारत का मतलब पटेल जैसे ठीक आदमी का एक कोशिश इसे कह सकते हैं। काहे के लिए अंग्रेज करेंगे? मैं तो नहीं मानता कि बाद में अंग्रेजों ने इस तरह की कोई बात करी। ठीक है जी, कहिए और कोई। प्रेमनाथ जी आज बताइए कुछ या पूछिए। आप बताइए और प्रश्न। दो लोग बोल रहे हैं। प्रेमनाथ जी भी कोशिश कर रहे हैं, इधर से नीलम जी कोई है। हाँ जी, मेरा प्रश्न है भाई जी। हाँ कहिए। हाँ, प्रश्न भैया जी ये है कि जैसे नेहरू को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया, पटेल जी को क्यों नहीं बनाया गया? जबकि पटेल जो है एक विशेष देश हितैषी थे और सभी रियासतों को उन्होंने मतलब शामिल किया। आपकी टिप्पणी आ गई। ये बात हर बार ही हो जाती है, और क्योंकि मैं प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं था उस वक्त, तो जवाब दे सकता। नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया और पटेल को क्यों नहीं बनाया गया? बहुत सारे कारण है, बहुत सारों की चर्चा हो। आप कह रहे हैं ना कि पटेल ने रियासतों को मिलाया, ये तो बाद में मिलाया गृह मंत्री के रूप में। पहले तो भाई नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन गए थे, ये रियासतों को मिलाने के पहले। और अंतरिम प्रधानमंत्री तो नेहरू 15 अगस्त के पहले ही बन गए थे। वो तो पहले ही बन गए थे, स्वतंत्रता के पहले। कोई रियासतों को बाद को मिलाया गया। हाँ, अच्छा। ये जो रियासतें हैं ये तो बाद में मिलाई गई हैं। और इसमें अंग्रेज सरकार का ये घालमेल आप देखिएगा कि जो उस वक्त फौज थी जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास, दोनों देशों को उस फौज की कमांड दी गई। अच्छा। और रियासतों को आजाद कर दिया गया। लोग लड़ मरे या क्या करेंगे ये आप जानो। ये नेतृत्व की समझदारी थी उस वक्त की कि वे लोग कुछ ठीक कर गए हमारे लिए।
अच्छा भैया जी, एक प्रश्न और है कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता? अगर सामाजिक दशा ऐसी जैसी आज बनी हुई है और हिंदू मुसलमानों के बीच में विद्रोह ऐसा ही था जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो बंटवारा उसके बाद होता और भयंकर होता, जैसा 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947 में हुआ था जी। अगर समाज में समन्वय बनता और दशा 1857 के जैसी होती हिंदू और मुसलमान की मानसिकता की, तो बंटवारा कभी नहीं होता। जी। तथ्य यही है, बाकी तो बातें हैं। नीलम पांडे जी अपना प्रश्न पूछिए। सर जी। मेरा ये पूछना है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट कर क्यों बंटवारा किया है? वो आबादी का घनत्व तो जिस प्रकार था वैसे ही जमीन बांटी गई। हिंदुस्तान के पाकिस्तान एक पश्चिमी, हाँ, वो जो स्थिति है बंगाल के पूर्वी हिस्से में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, वो पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, और भारत के पश्चिमी हिस्से में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। इस मामले में अल्लामा इकबाल ने 1925 के करीब पहली बार मांग की थी। पाकिस्तान शब्द तो बाद में आया 1933 में। कोई रहमतुल्लाह खान चौधरी थे, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, उन्होंने पाकिस्तान शब्द सुझाया, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा कि 3-4 स्टेट हैं जिसमें फिलहाल का सिंध है और बलूचिस्तान है और दूसरे भी इलाके हैं, उनको मिलाकर के कोई इस्लामिक देश बना दिया जाए, इस्लाम को मानने वाली जनता वहां ज्यादा खुश रहेगी। नाम नहीं बताया था, लेकिन उनका इरादा था ऐसा। 37 के पहले की ये घटना है। तो सर शासन करने में तो प्रॉब्लम हो रही थी ना? क्या शासन करने में प्रॉब्लम हो रही थी ना पाकिस्तान? ठीक है, वो दोनों स्टेट अलग, 2 स्टेट बन गई, अलग हो गए, अलग अलग। एक बांग्लादेश बाद में 71, हाँ, वो बाद में जो भी कुछ हुआ बट तो गए, यह भारत की राजनीतिक सफलता है, वो ठीक है। मोहन जी अपना प्रश्न पूछिए। कहिए मोहन गुप्ता जी। नमस्कार, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ जी कि 400 साल को भारत को मुगलों ने जो है सो लूट के ले लिया। हाँ। 200 साल तक अंग्रेजों ने भी जो था सो लूट के ले लिया। तो बचा खुचा अंग्रेज जो है सोना चांदी जवाहरात हीरा मोती जो सोने का चिड़िया था उसको तो ले गए। अब जो है उधर ये युद्ध हुआ और फिर जो है भारत में जो है अव्यवस्था फैल गई। अब जो है भारत पर पहले तो ये ले जाते थे, एक पूंजीवादी देश है, शुद्ध व्यापारी। हाँ ठीक है। अब इनको ये समझ में आया कि अब यहाँ पर हमको खर्च करना पड़ेगा, खर्च ज्यादा करना पड़ेगा और झंझट ज्यादा है। तो क्या इस प्रकार की मानसिकता उनके अंदर जो है आर्थिक दृष्टिकोण से उन्होंने लाभ हानि का हिसाब लगाया, इसके बाद उन लोगों ने मानसिकता बनाया क्या भारत को अब बांट उठ के इनको कमजोर करके अलग अलग करके छोड़। नहीं, ये एक बात है, आती है इतिहास में, बार बार कही जाती है और इस चर्चा में भी कही गई है, लेकिन 1942 में मतलब दूसरा विश्व युद्ध जब पीक पर था, लेबर पार्टी ने जो 1945 के चुनाव के लिए उसका एजेंडा था उसमें घोषणा कर दी थी कि हम अगर हमारी सरकार आएगी 42-43 में या 45 के चुनाव में, अगर लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो हम भारत को आजाद कर देंगे। घोषणा पत्र में था लेबर पार्टी का जो उस वक्त था। नहीं, मेरा जो था वो ये था कि इन लोगों ने आया यहाँ पर जो भी मूल चीज थे, ठोस चीज थे, उसको ले जाने के लिए इनका पूरा कब्जा रहा, हर एक राजा रजवाड़े थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सरकार जो होती है वो संपत्तियों को लूटती ही है, और खासकर सिस्टम को छोड़ने वाली। अगर मान लिया भारत की सरकार भी अगर किसी जगह ऐसा होगी तो वो लूटपाट करेगी, वो कोई स्वाभाविक बात है, कोई ऐसा मामला नहीं। कोई सवाल होना चाहिए। शीला गुप्ता जी अपना प्रश्न बताइए। जो मैं ना सोच पा रहा हूं, कोई ऐसा दृष्टिकोण। यस सर, मेरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कश्मीर का नवाब कौन था? नहीं, नवाब नहीं था, वहां राजा था, महाराजा हरि सिंह नाम था उनका।
फिर बाद में शेख अब्दुल्ला शायद बने थे कि कोई और थे। शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने ये बात कही थी कि हमने खाक से उठाकर कश्मीर का ताज पहना है, किसके साथ रहेंगे बाद में तय करेंगे। अच्छा, वो मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री बने, शासक नहीं थे। कौन? शेख अब्दुल्ला। हाँ, वो तो बाद में बने थे। कोई दृष्टि जी सवाल कोई करिएगा आप लोग, किसी कोई भी, मतलब कोई ऐसा दृष्टिकोण जो मुझे भी कुछ समझ में आए और आप लोगों के सामने भी कोई नई बात हो। शायद प्रेरणा जी, हाँ प्रेरणा जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। बताइए प्रेमनाथ जी। हेलो, चलिए अभिनव जी आप बोलिए। नमस्कार। जी नमस्कार जी, मेरा प्रश्न है कि जैसा कि आपने बताया कि बंटवारे में कुछ और वैश्विक इंटरेस्ट भी थे, फ्रांस था, अमेरिका था, तो सत्ता की लालसा के अलावा भारत का कोई और इंटरेस्ट नहीं था बंटवारे में? जैसे हम आज अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान की देख रहे हैं कि वहाँ की मुस्लिम बहुत जनता ने क्या स्थिति कर दी है, तो उनको काट के एक तरफ अलग कर देना, मतलब क्या ये एक रणनीति के तहत नहीं देखा जा सकता है? देखिए ऐसा रणनीति की बात आप कह रहे हैं और मैंने भी रणनीतिक बात ही कही है। बंटवारे के दूसरी तरह की चर्चाएं तो होती ही रहती है, गांधी, नेहरू, जिन्ना, इनका तो सबका जिक्र होता ही रहता है। मैंने भी एक रणनीतिक बात ही कही है। आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया है और जो अफगानिस्तान में लड़ाई का मामला देख रहे हैं स्टाइल, वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के लूटपाट के मामला है सबसे ज्यादा, क्योंकि जानकारी हुई है कि अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे अच्छे किस्म का तांबा और दुनिया में सबसे बड़ी खदानें हैं वहाँ तांबे के लिए, कॉपर के लिए। तो और भी बहुत सारे मामले हैं। चीन का इंटरेस्ट है तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर उसकी नजर है, रूस का इंटरेस्ट है तो इसलिए है, या कुछ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का मामला तो खैर मूर्खता का है, उन लोगों का तो कोई जिक्र करना जरूर, कोई मामला ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक मामला रूस और चीन का है तो वे रणनीतिक है, सामरिक दृष्टिकोण से भी उस पर कब्जा बनाकर रखना चाहते हैं और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में दोनों ही ऐसे मामले जिन पे वो मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं। जी नरेंद्र जी, मेरा बस एक और इतना सा पूछना था कि क्या उस समय के जो डिसीजन मेकर्स थे, हाँ, उनकी दूरदृष्टि में ये सब चीजें, इन चीजों का आभास किया होगा या ये चीजें रैंडम है जो होती गई घटना? देखिए ऐसा है कि अगर दूरदृष्टि की बात होती या जो हमारे सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, मैं उन्हें कम, मेरा मकसद उन्हें कम आंकने का नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि फिर वो बंटवारा हो गया था, जो कुछ होना था हो गया था। उसके बाद हिंदुस्तान की जो संवैधानिक व्यवस्था का ढांचा था उसमें कॉमन सिविल कोड जैसा प्रोविजन जरूर करते। दूरदृष्टि का अभाव था और जब सिस्टम बदला गया था तो आसानी से इस तरह के मामले लागू किए जा सकते थे, मेरा ये मानना है। जी धन्यवाद। जी बताइए मोहन को, दोनों तरफ से। मोहन जी बताइए। हाँ कह के चुप हो। हेलो, हाँ बोलिए, क्या सरिता ठाकुर जी? बोलिए, कोई भी एक आदमी। हेलो, हाँ बोलिए जी, बोलिए। मैं मतलब एक मेरा विचार जब प्रश्न था जी, जिस समय विभाजन हुआ, हाँ, उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23% थी और आज 2-3% रह गई। नहीं, आज तो 1% के करीब। हाँ मतलब, और हिंदुस्तान में जो है 10% था, तब मुस्लिम आबादी वो 18% हो गई। इसके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं? क्या हुआ हिंदुओं के प्रति? देखिए ये दृष्टि है, इसी आपका जो प्रश्न है इसी में आपका जवाब भी है। इस्लाम के ऊपर दुनिया भर में भरोसा कम है, उसकी इसी तरह की नीतियों के कारण, अपने संगठनवाद के कारण। इस्लाम बदनाम है। अफगानिस्तान में वे लोग अपना बिगाड़ रहे हैं लेकिन गाली दुनिया की खा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना बिगाड़ा लेकिन गाली दुनिया की खाता है। इस पाकिस्तान को मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं थी कि वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करे।
लेकिन किया तो गाली भी खाई, और दुनिया साथ भी छोड़ रही है, तंग भी है। संसाधन होने के बाद तंग है। जो आदमी प्राकृतिक संपत्तियों के होने के बाद तंग होता है तो इसका मतलब हो या तो मूर्ख है, और क्या उसके बारे में कहेंगे आप? इस्लाम की भी यही स्थिति है। वही तो सावरकरवाद का भी जन्म भी देता है। सावरकरवादियों का भी तो देखिए, हिंदुओं का ध्रुवीकरण होने का बड़ा कारण ये माना जाता है कि प्रतिस्पर्धात्मक जो दूसरे धर्म थे, जो दूसरे संगठन, धार्मिक संगठन थे, उसके कारण हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं माना जा सकता कि ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अल्टीमेट हम जो बात कह सकते हैं वो यही है कि किसी भी प्रकार कॉमन सिविल कोड आए, और कॉमन सिविल कोड आए, कोई मतलब जातीय या कोई मतलब घिरा लुंज पुंज कानून नहीं आना चाहिए। तरीका यही हो सकता है। थोड़ा बहुत हा हल्ला उथल पुथल होगा, वो होगा, कोई बात नहीं। व्यवस्थाओं को अगर हम दिवाली के टाइम पे अपने घर की भी साफ सफाई करते हैं तो सारा सामान उठा के इधर उधर रखते हैं, लेकिन फिर व्यवस्थित हो जाता है 2 दिन बाद, साल भर बड़ा आनंद के साथ बीतता है। यही मामला कॉमन सिविल कोड के साथ अगर भारत में लागू की जाती है, थोड़ा सा होगा। देखिए, लोधी जी का फेसबुक पे प्रश्न है जी, कुछ अभी अफगानिस्तान की हालत पर जो लोग भारत में तालिबान का तारीफ कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ भारत में क्या किया जाना चाहिए? नहीं, कोई मान लिया वे लोग उदंड हैं और मूर्ख हैं, 2 ही बात उनके बारे में कही जा सकती है कि भाई अफगानिस्तान में का समर्थन भारतीय, खासकर भारतीय मुसलमान या थोड़े बहुत कम्युनिस्ट कर रहे हैं, और तो कोई नहीं कर रहा है। तो या तो वे लोग उदंड हैं या मूर्ख हैं। उदंडता का तो इलाज होता है कि भाई सख्ती, और मूर्खता को रोको भाई। और क्या, कोई बेमतलब मारा तो किसी को जा नहीं सकता है। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। हेलो सर। हाँ जी, बताइए, बोल दीजिए। 1947 हाँ, 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ था? नहीं, बंटवारा भारत का हुआ था, पाकिस्तान बना था। भारत पाकिस्तान का क्या बंटवारा? वे लोग नहीं रहना चाहते थे कुछ हिंदुस्तान के साथ, या दूसरे कई कारण मैंने बताए हैं पहले। कुछ कूटनीतिक कारण है और कुछ जातीय मतभेद उभर गए थे। ये जो बंटवारा हुआ था, ये हिंदू मुसलमान के बीच नहीं हुआ था। भारत एक था उस समय, तो भारत एक था, उसमें से मुसलमान लोग अलग हो गए, बाकी भारत रह गया। ऐसा नहीं हुआ है कि हिंदू और मुसलमान का बंटवारा हुआ हो भारत का। हम लोग अगर 5 भाई हैं और 5 भाई में से 4 भाई एक साथ रह गए, एक भाई अलग हो गया, तो 2 भाइयों का तो बंटवारा उसको नहीं कर सकते है ना। बस एक अलग हटके चला गया है। हाँ, बस यहाँ सिख रह गए, ईसाई रह गए, पारसी रह गए, सब तो यहाँ रह गए। जी, इसलिए आप भारत को ये नहीं कह सकते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान बट गए, ऐसा नहीं हुआ है। और बताइए। अतुल केसरी जी बोलिए। अतुल केसरी कुछ कह रहे थे क्या? जी नहीं। ठीक, धन्यवाद। अनुराधा विनय कुमार ठाकुर जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी विनय जी बोलिए। अगर अतुल को पूछ रहा हो तो अतुल पूछ लीजिए, अनुराधा को पूछ रहा हो तो अनुराधा पूछ ले, कोई पूछ ही लीजिए। अनुराधा जी का तो हो गया। अनुराधा जी, हाँ, तो और किसी को पूछना हो तो बताइए। सर, आजादी के बाद जो सिस्टम बना
तो मजबूत सिस्टम नहीं रहा। अगर मजबूत सिस्टम होता तो बंटवारा नहीं होता, और बंटवारे के बाद भी अच्छा सिस्टम नहीं रहने के कारण देश का विकास अच्छे से नहीं हुआ। तो अभी सिस्टम के बारे में क्या आप चाहते हैं कि और एक मजबूत सिस्टम बननी चाहिए देश में, जिससे भ्रष्टाचार में भी कमी आए? बिल्कुल, हम तो निरंतर ये बात कहते हैं इस मंच से भी कि भाई कोई जवाबदेह सिस्टम बनना चाहिए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन ने पूछा था, वो सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी का मुझे भी अनुभव है। हम गलत कर देंगे, हमें सजा मिलने वाली नहीं है आसानी से, क्योंकि अगर हम सिस्टम को तोड़ रहे हैं तो फिर हमें रोक देने का कोई कायदा होना चाहिए ना। घुस पे लीपने की बात रहेगी तो फिर तो यही परिणाम आएगा जो इस टाइम है, जैसा दिखाई दे रहा है पिछले 70-75 साल। यदि सिस्टम ठीक होगी तो उदंडता में भी कमी आएगी। बिल्कुल, सिस्टम बनाया ही उदंडता पर नियंत्रण के लिए है। आम आदमी के अधिकार, मूल अधिकार की रक्षा के लिए और उदंड पर नियंत्रण के लिए सिस्टम बनाने का और तो दूसरा कोई कारण ही नहीं है। जी, इसका मतलब अभी एक मजबूत सिस्टम की आवश्यकता है देश में भी है और दुनिया भर के देशों में है। जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अनोखे लाल जी, आपको कुछ पूछना है? अनोखे लाल जी कुछ कह रहे हैं, आपके उस पे निशान आ रहा है। हाँ, प्रमोद केसरी जी शायद कुछ कह रहे हैं। हाँ भाई साहब, कुछ कह रहे हैं क्या प्रमोद केसरी जी? नमस्कार जी। नमस्कार। नहीं, कुछ कर नहीं रहे हैं जी। सब उन पर और किसी को? हाँ, मैं ये पूछ रहा था जी कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं हुआ जी, ये मुसलमान ही तो आखिर अलग हुए, वो तो सभी मुसलमानों का हुआ। अगर उसमें मान लीजिए वो 5 भाई हैं, उसमें 2 मुसलमान रहते, वो दोनों जाते कि नहीं पाकिस्तान? लेकिन ठीक है, उसमें 2 मुसलमान थे 5 भाइयों में से, मान लिया, और उन दोनों में ने कहा कि नहीं, एक ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। नहीं, तो ऐसा कहाँ कोई बोले? वो तो अधिकतर मतलब लोग उधर ही चले गए पाकिस्तान। नहीं, बहुत से रह गए थे यहाँ, क्यों नहीं रहे? और ये सब वैसे तो बहुत से, लेकिन उस एरिया के लोग यहाँ थोड़ी ना आए कि यहाँ मुसलमान भारत में आते हैं। नहीं, उस एरिया में रहने वाले बहुत से हिंदू यहाँ आए, बहुत से सिख आए हैं। नहीं, वहां से आए ना, पाकिस्तान से यहाँ आए। हाँ, तो पाकिस्तान से मुसलमान थोड़ी आए थे। हाँ, मुसलमान तो आए नहीं जी, मतलब वो मुसलमानों का पाकिस्तान हो गया जी। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू रह गए 13%। हाँ, तो 13% हिंदू रह गए पाकिस्तान में और 13% मुसलमान रह गए भारत में। ये तो दोनों तरफ रह गए। ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान से सारे हिंदू निकाल दिए गए। उस समय एक समझौता हुआ कि भाई जो जहां रहना चाहे वहां रह जाए, ऐसा एक समझौता हुआ उस समय। फिर दूसरी बात, एक बात और बता दे कि भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए थे, गणतंत्र नहीं हुए थे। मतलब भारत और पाकिस्तान पर संविधान ब्रिटेन का लागू था और गवर्नर जनरल ब्रिटेन के थे, दोनों में, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। तो भारत और पाकिस्तान पूरा स्वतंत्र नहीं हुए थे 47 में, पूरा स्वतंत्र हुए हैं 50 में। इसका मतलब कि जो भी भारत में हो रहा था उसका अंतिम परमिशन तो गवर्नर जनरल दे रहे थे। ये याद करने की बात है इसमें, क्योंकि सीधा सीधा पावर ऑफ ट्रांसफर था
कोई मतलब सत्ता बेदखल नहीं किया गया उन्हें। मान लीजिए कि भारत कह देता है कि सब मुसलमानों को बाहर निकालो और गवर्नर जनरल नहीं मानते तो दिक्कत आ जाती। तो ये समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान में कि दोनों अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, जो जिसको जहां रहने का मर्जी हो, ये हुआ था। चलिए कोई और प्रश्न हो तो करिए, नहीं तो आप समाप्त होगा। हाँ बताइए। नहीं कौन बोल रहा? बहुत मुसलमान। हाँ क्या है, कोई है प्रश्न? हेलो सर। हाँ जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी सर। हाँ जी। जब बंटवारा हो रहा था सर जी, तो हिंदुओं को कि मुसलमानों को फायदा ज्यादा हुआ या दोनों को बराबर हुआ? नहीं फायदा तो किसी का नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ उस वक्त। तो हम फायदा किसका कह सकते हैं? और इस तरह के बंटवारों में नुकसान ही होता है। दोनों का नुकसान हुआ है उसमें। ओके सर। दोनों का नुकसान हुआ है, दोनों लड़ते ही रह गए। सन 47 से लेके आज तक लड़ रहे हैं।